हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स या गलतियां जो धड़कन की अनियमितता वाले पेशेंट्स को नहीं करनी चाहिए, यानी अरिथमिया वाले पेशेंट्स को, धड़कन का प्रॉब्लम यानी पैल्पिटेशंस वाले पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। कुछ कॉमन डोंट डू थिंग्स या कॉमन मिस्टेक्स जो पैल्पिटेशंस या अरिथमिया वाले पेशेंट्स करते हैं, अगर अवॉइड करेंगे, बचेंगे इससे, तो आपको फ़ायदा मिलेगा, प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि कोई भी बीमारी को सेल्फ डायग्नोज करने का प्रयास मत करिए। इसमें होता क्या है कि आप बीमारी को सेल्फ डायग्नोज करने का प्रयास करते हैं, आपको लगता है कि ये तो छोटी प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी सीरियस प्रॉब्लम को आप इग्नोर करते हैं, छोटा मानते हैं, तो भी डेंजरस है। अगर किसी माइनर प्रॉब्लम को आप बहुत बड़ा मानते हैं, उसके लिए 50 चेकअप कराते हैं, तो भी दिक्कत है। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको खुद से डायग्नोज करने का प्रयास मत करिए, एटलीस्ट डॉक्टर को दिखाइए, उनसे डिस्कस करिए कि ये प्रॉब्लम हो रही है, इसमें ये माइनर है कि मेजर है। अगर सब टेस्ट नॉर्मल है और थोड़ा बहुत धड़कन का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थोड़ा इग्नोर उसे कर सकते हो। यदि टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप उसे इतना सीरियसली लेना पड़ेगा, आपको उसको इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। तो कोई भी बीमारी को खुद से डायग्नोज करना और खुद से ही ट्रीट करना गलत होता है। इसके अलावा आपको अपनी मेडिसिन को मिस या स्किप नहीं करना है। यदि आप मेडिसिन को मिस या स्किप करते हैं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा होता है कि डॉक्टर्स आपको दवा ज़रूर देते हैं, लेकिन आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में उसको बंद करके बैठ जाते हैं कि यार छोड़ो यार, कौन दवा देगा, जब होगा तो देखी जाएगी। धड़कन की प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स में कई बार जब प्रॉब्लम होती है उस समय आप अगर मेडिसिन लोगे, खासकर टैबलेट्स, तो वो इतना जल्दी असर नहीं करती। ज़्यादातर टैबलेट्स को पेट के अंदर जाके असर करने में 2-3 घंटे लगते हैं। तब तक पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम कई बार या तो बहुत बढ़ जाती है या आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है तब तक, या पूरी तरह ठीक भी हो जाती है। तो टैबलेट्स जब वो आप ले रहे हो पैल्पिटेशन के टाइम पर, तो वो उतना असर नहीं करेगा, उतना फास्ट आपको इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए अगर मेडिसिन लेना है तो रेगुलर बेसिस पे आपको लेना है और उसको स्किप या मिस मत करिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा खुद को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट मत करिए, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस मत करिए। एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन मत करिए। इसके अलावा जो चीज़ें ट्रिगर करती हैं आपके एरिथमियास को, जैसे बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, वेट लॉस मेडिसिन, कफ कोल्ड की मेडिसिन या कोई ऐसी स्टिमुलेंट मेडिसिन है, कैफीन वगैरह की ड्रग्स आती हैं, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। कई लोग व्यसन पर भी फोकस नहीं करते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल सब चालू रहता है, तंबाकू चालू रहता है, इससे बॉडी में स्टिमुलेशन होती है और धड़कन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगला कॉमन मिस्टेक है कि लोग सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करने की आवश्यकता है। यदि आपको दवा लेने के बावजूद भी धड़कन हो रही है तो आपको लगता है चल दवा तो ले रहे हैं यार, काय बात का टेंशन लेना, छोड़ो, जब ज़्यादा होगा तब देखेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम कई बार जब इग्नोर हम करते हैं तो और डेंजरस हो जाती हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना है आपको। अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो डॉक्टर से डिस्कस करिए। यदि डॉक्टर आपको बोल रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम सीरियस नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हो, तो चलेगा, पर अपने हिसाब से सेल्फ डिसीजन मत लीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हैं या फॉलोअप्स हैं, उसके अपॉइंटमेंट्स को अवॉइड मत करिए। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको बोलते हैं कि ये दवा लेके देखिए, 3 महीने के बाद आइए। पेशेंट बोलते हैं दिक्कत तो हो नहीं रही है, डॉक्टर तो फालतू बुलाते रहते हैं। वो 2-4 साल बाद जब वापस तकलीफ होती है तब जाते हैं। तब तक कई बार बहुत देर भी हो चुकी होती है और कंडीशन बिगड़ जाती है। तो जो भी सिम्टम्स आपको हो रहे हैं उसके लिए आपको दिखाना ही है। सिम्टम नहीं भी हो रहे हैं तो एटलीस्ट 3-4 महीने में एक बार डॉक्टर को दिखाते रहिए। मेडिसिन कितनी लेनी है, किस डोज पे लेनी है, डोज कम ज़्यादा तो नहीं करना, कोई टेस्ट तो नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर बेस पे करते रहना चाहिए। इसके अलावा लोग कई बार अज्यूम करते हैं कि हर तरह का पैल्पिटेशन सेम होता है, धड़कन कम है, ज़्यादा है, कुछ भी है, सबकी इंपॉर्टेंस सेम है। ऐसा नहीं होता है। अरिथमिया बहुत तरीके के हो सकते हैं। अरिथमिया के कितने टाइप्स होते हैं और साइनस टैकीकार्डिया और अरिथमिया में क्या डिफरेंस होता है, ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया। पर लेकिन धड़कन की प्रॉब्लम बहुत तरीके की हो सकती है। यदि आप सब धड़कन प्रॉब्लम को एक तराजू में तोलेंगे, एक तरीके से ट्रीट करेंगे, तो प्रॉब्लम्स होगी। आपको ये मान के चलना है कि हर तरह की प्रॉब्लम के अलग इश्यूज हो सकते हैं। किसी में जान का खतरा होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में ट्रीटमेंट लगेगा, किसी में नहीं लगेगा। तो आपको उसको, जो आपको प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ट्रीट करना है। हर एक चीज़ को एक तराजू में तोलने की कोशिश करेंगे या एक तरीके से ट्रीट करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपकी बॉडी के हेल्थ और हाइजीन और आपकी डेंटल हेल्थ, आपकी बॉडी की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं उतना बॉडी में तरह तरह के इन्फेक्शंस होने का चांस बढ़ जाता है, जो कि आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बॉडी की साफ सफाई का, अच्छे साफ कपड़े पहनने का, दांतों को ब्रश करने का, ये सब चीज़ों का भी इक्वल इम्पोर्टेंस है। ये सब चीज़ों पर भी फोकस करना है। छोटी छोटी
अनहाइजीनिक चीज़ें जो हम करते हैं वो हमारे बॉडी में कई बार लॉन्ग टर्म नुकसान करती हैं। इसके अलावा आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत नहीं लेना है। फिजिकल स्ट्रेस आपको लेना है, एक्सर्शन करना है, पर ओवर एक्सर्शन नहीं करना है। मेंटल स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। दिमाग पर तनाव जितना ज़्यादा होगा उतना अरिथमियाज़ के प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे। ये स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी में अरिथमियाज़ को बढ़ाते हैं, तो आपको मेंटल स्ट्रेस से खुद को बचाना है। खुद को आइसोलेट मत करिए। जब कभी आपको अरिथमिया का प्रॉब्लम है तो कभी कभार सडन डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, जिसमें कि अगर कोई आस-पास नहीं हो तो आपको हॉस्पिटल पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा, जान का खतरा हो जाएगा। जब तक बाकी लोग को पता चलेगा तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। तो इसलिए ऐसे लोग को कहीं पे भी बाहर भी जाना है, घर पर भी रहना है, कुछ भी है, तो अकेले बहुत ज़्यादा मत रहिए। खासकर उन लोग को जिनको बहुत डेंजरस टाइप के अरिथमियाज़ हैं। जिनको माइनर या एक्टोपिक से या थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है उसके लिए इतना दिक्कत नहीं है, पर जिन लोग को बहुत डेंजरस टाइप के अरिथमियाज़ है उनको खुद को आइसोलेट बहुत नहीं करना चाहिए। सबके साथ में रहे, सोसाइटी के साथ घुल मिल के रहें, लोगों के संपर्क में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जब कभी अरिथमिया का एपिसोड हो तब आपको खुद गाड़ी ड्राइव नहीं करनी है। कई बार अरिथमिया या धड़कन का प्रॉब्लम होता है तो सडन चक्कर खा के आप बेहोश हो सकते हैं, जिससे जान का खतरा हो सकता है। तो ऐसे एपिसोड्स के टाइम खुद ड्राइव करके गाड़ी मत लेके जाइए, किसी और को कहिए और आप बैक सीट पे लेट जाइए, ताकि चक्कर वगैरह ना आए और आपको सेफ तरह से हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। हर पैल्पिटेशन को ये नहीं मानना है कि वो डेंजरस है और हर पैल्पिटेशन को इग्नोर भी नहीं करना है। हर चीज़ को अपनी मेरिट्स पर ट्रीट करना है। अगर वो डेंजरस है तो उसको डेंजरस मानना है, डेंजरस नहीं है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। पर आपको किस तरह का पैल्पिटेशन है और आपको किस तरह का अरिथमिया है उस पर फोकस करना है। आप अगर कोई पेशेंट है जो हर एक्टोपिक को भी डेंजरस मान के डॉक्टर के पास बैठा रहता है, और कोई है जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी हो रहा है फिर भी वो इग्नोर करके बैठा रहता है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि हर तरह के पैल्पिटेशन जो है सेम नहीं होते। आपको जो तरीके का है उसको आपको फोकस करना है, उसके हिसाब से उसको मेरिट पर ट्रीट करना है। एक्सरसाइज करते रहिए, एक्सरसाइज करना बंद मत करिए। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी की फिटनेस बढ़ती है, बॉडी का वीगल टोन बढ़ता है। इससे आपकी थोड़ा धड़कन का प्रॉब्लम कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जब कभी कोई आप डेंजरस स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी या बहुत एग्रेसिव स्पोर्ट्स में जाते हैं तो उससे पहले आपको हेल्थ चेकअप इको ट्रेडमिल एटलीस्ट इतना कराना आवश्यक है, ताकि अगर कोई डेंजरस हार्ट का प्रॉब्लम उसमें निकलता है तो आप वैसे एग्रेसिव स्पोर्ट्स ना करें। बहुत ज़्यादा हाई रिस्क एडवेंचर स्पोर्ट्स ना करें तो अच्छा है, क्योंकि अरिथमिया वाले पेशेंट में से कई बार सडनली हार्ट की धड़कन बहुत बढ़ सकती है, पैल्पिटेशन हो सकते हैं। उतना बॉडी में जब एड्रेनलिन रश होता है तो बॉडी उसको कई बार टॉलरेट ना करे, ऐसा हो सकता है। तो जब कभी अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं या इवन सिंपल क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के लिए भी जा रहे हैं तो एटलीस्ट हार्ट चेकअप एक बार करवा लें शुरुआत में। ऐसा नहीं कि हर मैच से पहले आप चेक करवा रहे हो, पर शुरुआत में एटलीस्ट एक बार चेक करा लीजिए कि आपकी ओवरऑल फिटनेस कैसी है, ओवरऑल स्टैमिना कैसा है, और हर 2-4 साल में अगर एक बार चेक करा ले तो अच्छा है उन लोगों को जिनको पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम है उनके लिए। हर व्यक्ति को चेक करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, हालांकि हर व्यक्ति करे तो कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली फिर आपको चेक करना चाहिए। इसके अलावा इमरजेंसी केयर का प्रोटोकॉल होना चाहिए। इमरजेंसी केयर में किसको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, जब कभी प्रॉब्लम हो उसे कैसे सॉर्ट आउट करना है, इसका घर पे प्रोटोकॉल होना चाहिए। इमरजेंसी में साथ में कोई होना चाहिए जो मैनेज कर सके, किसके पास पहुंचाना है, कौन से डॉक्टर के पास पहुंचाना है, उसका पूरा प्रोटोकॉल तैयार होना चाहिए। आपके पर्स में इमरजेंसी कार्ड जिसमें आपका नंबर, आपके जो डॉक्टर है उनका नंबर, फैमिली वालों का नंबर, किस तरह की आपको प्रॉब्लम है और इमरजेंसी में क्या करना है, ऐसा कुछ अगर मेंशन हो तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार आप बाहर जाते हो, सडन अनकॉन्शियस हो जाते हो और आसपास वालों को पता नहीं चलता कि भाई आदमी कौन है, कहाँ है, क्या करता है, किसके पास पहुँचाना है, किसको फ़ोन करना है। और ऐसे टाइम पे आपका फ़ोन भी कई बार पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है तो आप उसमें फंस जाते हो कि सामने वाला आदमी आपको, भले आप बहुत ज़्यादा अफोर्डिंग और वेल टू डू भी, फिर भी आपको वो ऐसी जगह पे म्यूनसिपल हॉस्पिटल में कहीं डाल देता है जहाँ किसी को भी पता नहीं चलता है कि आपका क्या है, कौन हो। इमरजेंसी में किसी से संपर्क भी नहीं किया जा सकता और कई बार अननेसेसरी पेशेंट को परेशानी होती है। तो ऐसा केसेस में अगर कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हो तो आपको पेशेंट को ट्रीट करना और आसपास वालों को बीमारी को मैनेज करना ईजी रहता है। वैसे केस में क्या है, आसपास वाले आपको कोई नज़दीक का हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे और रिलेटिव्स को फ़ोन कर देंगे, बाकी फिर रिलेटिव्स आके मैनेज कर सकते हैं। तो एटलीस्ट पेशेंट का केयर भी हो जाएगा और प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी। इसके अलावा जब कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम के बिगड़ने का वेट नहीं करना चाहिए। कई लोग होता है अभी यार छोड़ो, प्रॉब्लम थोड़ी सी लग रही है, अभी छोड़ो, दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम के बिगड़ने का वेट मत करिए। अगर प्रॉब्लम लग रही है तो तुरंत डॉक्टर को डिस्कस करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स कई बार बहुत जल्दी बिगड़ जाती है। इनफैक्ट हार्ट की सारी बीमारियों का ऐसा है कि वो कई बार बहुत जल्दी बिगड़ जाती है। तो वैसे केसेस में आपको टाइम डिले नहीं करना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो डॉक्टर के साथ तुरंत दिखाने की आवश्यकता है। इसके अलावा इमरजेंसी में आपका ब्लड प्रेशर और सैचुरेशन, ये सब चीज़ों को भी चेक करिए।
कई बार ब्लड प्रेशर, पल्स रेट कितना है वो भी चेक करना और सैचुरेशन चेक करना, ये आपको इंपॉर्टेंट हिंट्स देता है कि अरिथमिया डेंजरस है या नहीं। अगर हार्ट रेट 110-120 के आसपास है तो उतना डेंजरस नहीं है। अगर सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, बीपी ड्रॉप हो रहा है या हार्ट रेट 150 उसको एक्सीड कर रहा है तो फिर ये ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, उसको इग्नोर मत करिए। और जब कभी प्रॉब्लम हो तो उसको घर पर बैठ के टाइम पास मत करिए, तुरंत जाके हॉस्पिटल में ईसीजी कराइए। ये कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि ईसीजी नहीं कराते, अगले दिन जाके 4 दिन बाद जाके ईसीजी कराते हैं, तो उसमें डॉक्टर को भी पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम कहाँ है, कितनी है। तो इसलिए तुरंत जाके हॉस्पिटल में ईसीजी कराइए और वो ईसीजी को अपने पास सेव रखिए ताकि अगली बार वो यूज़ कर सके और जब भी डॉक्टर के पास जाए तो उनको दिखा सकते हैं कि जब प्रॉब्लम थी उस टाइम पे ये ईसीजी था। तो इससे डॉक्टर को बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा अपनी बीमारी को कभी भी खुद से क्योर मत मान लीजिए। अगर डॉक्टर आपको बोल रहे कि प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, पर खुद से मत मान लीजिए कि सब ठीक हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार किसी ने एआईसीडी डिवाइस लगा दिया, बस अब मैं अमर हो गया, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसको भी रीचेक करवाने की आवश्यकता है, उसके साथ भी मेडिसिन लेने की आवश्यकता है, उसके साथ भी फॉलोअप्स की ज़रूरत है। तो इवन डिवाइसेस लगने के बाद भी उसको मैनेज प्रॉपर करना आवश्यक है, उसके बाद भी आप फॉलोअप्स को इग्नोर मत करिए। इसके अलावा मेडिसिन के डोजेस को खुद से बंद मत करिए, खुद से एडजस्ट मत करिए। जब आप खुद से एडजस्ट करते हैं या 4 दिन 5 दिन में लेते हैं या बंद कर देते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पैल्पिटेशन वाले पेशेंट कई बार ये करते हैं कि मेरे को तो पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन का मैं क्यों ध्यान दूँ, चेस्ट पेन वाला प्रॉब्लम तो है ही नहीं मेरे को। तो वैसा मत करिए। हार्ट का कोई भी सिम्टम है, चाहे सांस फूलना है, धड़कन बढ़ना है, सफोकेशन होना है, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है तो उसको भी इक्वली ध्यान देना है। एक व्यक्ति को कई तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो अगर प्रॉब्लम लग रही है तो उसको भी एक बार डॉक्टर को दिखा के इवैल्यूएट करवाइए। और अगर आपको पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम है तो कई बार बेटर होगा कि आप फॉलोअप कार्डियोलॉजिस्ट के पास या अच्छे ट्रेंड फिजिशियन जो रेगुलर कार्डियोलॉजी पेशेंट देखते हैं उनके साथ ही फॉलोअप करिए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो कई बार प्रॉब्लम्स मिस हो जाती है, इग्नोर हो जाती हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई होगी जो पैल्पिटेशंस या अरिथमिया वाले पेशेंट्स को होती है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ यूजफुल पॉइंट्स मिले होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।